टारगेट ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग इरूटेरिया का करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे। उसी कड़ी में हम लोग नेशनल देख चुके हैं, इंटरनेशनल देख चुके हैं। अब हम लोग साइंस एंड टेक देख रहे हैं और साइंस एंड टेक में भी जुलाई और जून का देख चुके हैं। हम लोग मई का पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मई में उड़ीसा के गोपालपुर में स्थित सीवर्ट्स फायरिंग रेंज से भागवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है और यह एक स्वदेशी काउंटर ड्रोन है जो कि हार्ड किल मोड में काम करता है। यह झुंड में या एकल ड्रोन को नष्ट कर सकता है और ये सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। तो इसको याद रखना है। क्या क्या कहता है कि भागवस्त्र है वो सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड ने बनाया है, SDA ने बनाया है। ये हार्ड किल मोड में काम करता है और ये स्वदेशी काउंटर ड्रोन है। ये झुंड में आए या एकल ड्रोन को भी नष्ट कर सकता है और उड़ीसा के सीवर्ट फायरिंग रेंज से इसको परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ ने हाल में ही नई दिल्ली में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो डीआरडीओ ने क्या किया है? नई दिल्ली में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में खोदा गया है, जिसे अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज ने खोदा है। इसे सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज ने खोदा है। तो क्या हो रहा है कि पूर्वोत्तर भारत में क्या खोजा गया है? तो भूतापीय उत्पादन कुआं खोला गया है। कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया है। अरुणाचल प्रदेश आपको मैप में पता होगा, ये एकदम सबसे लास्ट में जो आता है ये है अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे कुआं खोदा गया भूतापीय और खोदा है किसने? तो था सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज, CEA, सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज ने खोदा है। प्रोजेक्ट कुश भारत का एक नया एयर डिफेंस सिस्टम होगा। कहता है एयर डिफेंस सिस्टम होगा भारत का, प्रोजेक्ट कुश होगा, जिसे DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत DRDO लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल तैयार कर रहा है। तो जो प्रोजेक्ट कुश है वो कौन डेवलप कर रहा है? तो DRDO कर रहा है। ये एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है जो DRDO लंबी दूरी की सतह से हवा पर मारेगा, मतलब सतह से हवा में मारेगा, लंबी दूरी तक जाकर मारेगा। ये प्रोजेक्ट कुश बनाया जा रहा है DRDO के द्वारा। भारत अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान ई-हंसा का विकास कर रहा है। यह स्वदेशी 2 सीटर विमान को CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा तैयार किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि ई-हंसा क्या है? तो ये क्या? इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान है जो कि 2 सीटर होगा। कितने सीटर का होगा? 2 सीटर का होगा। और इसको विकसित कौन कर रहा है? तो CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज है वो ये तैयार कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान है। नाम क्या है? ई-हंसा। तो ई-हंसा को कौन बना रहा है जी? ई-हंसा को बना रहा है CSIR NAL, ये बना रहा है। और ये ट्रेनिंग वाला 2 चीज़ें हैं। लाइट ज़्यादा है। हाल में ही जापान द्वारा ओहिसामा परियोजना की शुरू की गई है, जिस परियोजना का उद्देश्य अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करके उसे बिना तारों के पृथ्वी पर भेजना है। अरे वाह, ये तो बहुत अलग काम कर रहा है जी। तो ये क्या बोल रहा है कि ओहिमा जो है ओहिसामा परियोजना क्या है? तो ओहिसामा परियोजना कहता है कि अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करना है। अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करना है और उसको बिना तारों के ही पृथ्वी पर भेजेगा, बिना वायर का पृथ्वी पर आ जाएगा। तो वही सामा परियोजना कौन किया है शुरू? जापान किया है इसको। ये कौन है? जापान। कैसे लिख दिए जापान को? ठीक है। तो ये परियोजना चीन का द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि हर चीज़ में चीन आगे रहता है, लेकिन इसमें कौन है? जापान ये काम कर रहा है, जिसका नाम है ओहिसामा परियोजना। ओहिसामा परियोजना के नाम से ही पता चल रहा है कि थोड़ा जापानी नाम है। और इसका काम क्या है? सौर उत्पादन करना, पृथ्वी पर भेजना। दक्षिणी कैलिफोर्निया ने US सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है। यह मूत्राशय की दुर्बलता से पीड़ित लोगों के लिए नई शुरुआत है। तो कहता है कि मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है जी? तो कहता है US की एक सर्जन है। कहाँ? US के दक्षिणी कैलिफोर्निया में US की टीम है। तो मानव मूत्राशय कहाँ किया गया है? अमेरिका किया गया। अमेरिका में ही कैलिफोर्निया एक जगह है, अमेरिका में एक कैलिफोर्निया जगह है, वहाँ पर ये चीज़ें किया गया है। ठीक है। दक्षिणी कैलिफोर्निया से ये किया गया है और मानव मूत्राशय का प्रत्यारोपण किया गया है। मोदी जी ने आंध्र प्रदेश में
मोदी जी आंध्र प्रदेश के नागयलंका में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी, जिसकी कीमत लगभग 1460 करोड़ रुपया है। तो कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में एक नया, एक मिनट, आंध्र प्रदेश में नागयलंका में DRDO का एक नया मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखा गया। कहाँ रखा गया है? तो कहता है DRDO के नए मिसाइल परीक्षण रेंज के आधार रखा गया। तो यहाँ से क्या होगा कि नया मिसाइल का जो मिसाइल का परीक्षण होगा वो आंध्र प्रदेश से फिर हो गया नागयलंका मनाया जा रहा है। एक तो श्रीहरिकोटा जो है ही, श्रीहरिकोटा है वो तो है ही आंध्र प्रदेश में। एक और क्या रखा जा रहा है, उसका नाम क्या है, नागयलंका। यहाँ पे DRDO के लिए नया मिसाइल परीक्षण रेंज के विषय किया जाए, जिसका 1460 करोड़ रुपया इसका दाम है, लागत है। रक्षा अनुसंधान केंद्र DRDO ने समुद्री जल विलवनीकरण के लिए उच्च दाब वाली स्वदेशी नैनोपोरस बहुस्तरीय पॉलीमेरिक झिल्ली विकसित किया है, जिसका उपयोग भारतीय तटरक्षक बल के जहाज़ों में किया जाएगा। ये क्या बोल दिए? तो कहता है DRDO एक क्या बनाए, समुद्री जल विलवनीकरण के लिए उच्च दाब वाली स्वदेशी नैनोपोरस बहुस्तरीय पॉलीमेरिक झिल्ली विकसित की है। क्या है? नैनोपोरस बहुस्तरीय पॉलीमेरिक झिल्ली विकसित किया है, जिसका बल भारतीय तटरक्षक बल जहाज़ों में किया जाएगा। तो बनाया किसने है? तो DRDO ने बनाया है। समुद्री जल विलवनीकरण के लिए उच्च दाब वाले समुद्री जल विलवनीकरण के लिए DRDO ने बनाया है नैनोपोरस बहुस्तरीय पॉली झिल्ली। तो DRDO समुद्र के लिए भी कुछ काम कर रहा है भैया। आगे देखते हैं अमेजन के प्रोजेक्ट कुइपर। अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च कर दिया है, जिसका उद्देश्य दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। कहता है निम्न भूकक्षा में 3236 उपग्रहों की तैनाती करना है, निम्न भूकक्षा में। तो कहता है कि प्रोजेक्ट कुइपर किसका है? तो प्रोजेक्ट कुइपर है अमेजन का। प्रोजेक्ट कुइपर किसका है? अमेजन का है। और ये कहता है ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रहों को पहला बैच लॉन्च कर दिया। कितना उपग्रह लॉन्च किया? 27 उपग्रह को लॉन्च किया है, ठीक है। और टोटल इसको करना है कितना? 3236 उपग्रह को लॉन्च करना है इसको। ये कर दिया, निम्न भूकक्षा में करेगा और दूर दराज के ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। तो आपको इतना पता होगा कि प्रोजेक्ट कुइपर क्या है। तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के लिए प्रोजेक्ट कुइपर है। किया है किसने? अमेजन ने किया है। कितना उपग्रह लॉन्च किया? 27 उपग्रह को लॉन्च किया है। आगे देखिए, 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन ग्लेक्स नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो कितने नंबर का हुआ? तो 12 नंबर का वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन। कहता है वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन जो है वो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। तो अंतरिक्ष अन्वेषण कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। नई दिल्ली में कितने नंबर का हुआ था? तो ये 12वां नंबर का था। क्या हमने कभी ये भी पूछा कितने नंबर का है? तो कितने नंबर का था? ये 12वां नंबर का था। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। और इसका थीम था नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण, रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स ए स्पेस एक्सप्लोरिंग रीएनिसेंस। तो कहता है कि इसका थीम ये था नई दुनिया तक पहुंचना, कहता है रीचिंग द न्यू वर्ल्ड ए स्पेस एक्सप्लोरिंग रीएनिसेंस था। तो कहता है कि ये अंतरिक्ष अन्वेषण जो किया गया है, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण 12वां सम्मेलन जो नई दिल्ली में किया गया, उसका थीम यही था, नई दुनिया तक पहुंचना है, ठीक है। ग्लोबल विंड्स रिपोर्ट 2025, अब हमको ये देखना है ग्लोबल विंड्स रिपोर्ट 2025। मतलब ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी किया गया ग्लोबल विंड्स रिपोर्ट। कहता है वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर 117 गीगावाट की नवीन पवन ऊर्जा क्षमता शामिल हुई, जो वर्ष 2023 में 116 गीगावाट से अधिक है। तो कहता है 116.6 गीगावाट से अधिक है वैश्विक स्तर पर, ठीक है। वर्ष 2024 में चीन वैश्विक पवन ऊर्जा बाजार में अग्रणी रहा, जिसका नवीन ऊर्जा क्षमता में 17% योगदान रहा है, ठीक है। चीन के बाद USA आता है, फिर ब्राज़ील आता है, भारत कितने चौथे नंबर पे है और जर्मनी अन्य शीर्ष बाजार है। तो कह रहा है कि ग्लोबल विंड रिपोर्ट, मतलब विंड मतलब क्या हुआ? विंड मतलब हवा की बात कर रहा है, हवा से जो एनर्जी हम लोग बनाते हैं उसकी बात कर रहा है। तो ये ग्लोबल विंड एनर्जी इसको रिपोर्ट जारी किया है। इसे बताया कि 2024 में हम लोग 117 गीगावाट की नवीन ऊर्जा क्षमता शामिल की है। कितना एनर्जी प्रोड्यूस किया? 117 गीगावाट, समझ गए।
और पिछले साल जो 23 में कितना था 116.6 हो गया। पिछले बार कितना था 116.6 था, उससे ही ज़्यादा हम लोग गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस किए हैं। फिर कहता चीन सबसे टॉप पे था, जिसका नवीन ऊर्जा में क्षमता में 17% योगदान रहा। तो जो वहाँ पर जितना नवीन ऊर्जा होता है उसमें 70% वो ये विंड एनर्जी से वो प्रोड्यूस किया है। चीन के बाद आता है यूएसए आता है, फिर ब्राज़ील आता है, तब भारत आता है। तो भारत कितने नंबर पे है? भारत हवा में कहता हवा से ऊर्जा बनाने में कितने नंबर पे है? चौथे नंबर पे है। तो भारत में कहता है कि चौथे नंबर में कहता है कि अगर भारत का ये मानचित्र अगर हम बना देते हैं, ये भारत का मानचित्र है, तो ये हवा से इधर का भी हवा, इधर का भी हवा है, इधर से भी हवा और इधर से भी, तो चारों तरफ से हवा पे लेके चौथे नंबर में वो बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? चौथे नंबर का हवा लेके बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। समझ गए? इस तरीके से ट्रिक से याद रखिए। 4 से 10 मई तक क्या इसका दिक्कत है यार? तक भारतीय नौसेना और मालदीव तटरक्षक बल के बीच में मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास मालदीव के मफिला फुशी में आयोजित किया गया। क्षेत्रीय सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप INS शारदा ने इस अभ्यास में भाग लिया है। तो कह रहा है कि भारतीय नौसेना और मालदीव रक्षा बल अभी पता होगा कि मालदीव के साथ हमारा रिलेशन कुछ ठीक नहीं था, हमारी तरफ से नहीं बल्कि मालदीव की तरफ से था रिलेशन खराब। तो कहता है कि रक्षा बल के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए HADR आपदा राहत अभ्यास किया गया। राहत क्या नाम है? HADR ये अभ्यास किया गया, राहत अभ्यास किया गया किसके बीच में? मालदीव के साथ। मालदीव के मफिला फुशी में आयोजित किया गया था। तो मालदीव में ही जाके आयोजित किए गए हम लोग, और इसमें INS शारदा ने अभ्यास में भाग लिया है। किसने भाग लिया है? तो शारदा ने मालदीव के अभ्यास में भाग लिया है। भारत 6G तकनीकी का पेटेंट दाखिल करने वाले में 6 देशों में शामिल हो गया है। तो कहता है कि 6G का पेटेंट शामिल करने में कितने देश में शामिल हो गया? तो टॉप 6 देशों में शामिल हो गया है। तो हम लोग कितने देश में आ गए? टोटल टॉप 6 में आ गए हैं। 6G के लिए टॉप 6 देशों में आ गए। 6G के लिए टॉप 6 देशों में आ गए। भारतीय सेना द्वारा पश्चिम बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तीस्ता प्रहार अभ्यास आयोजन किया गया है। तो भारतीय सेना ने कहाँ किया है? पश्चिम बंगाल के तीस्ता प्रहार अभ्यास कहाँ हुआ है? तीस्ता प्रहार अभ्यास कहाँ हुआ है? तो ये हुआ पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन में देगा पश्चिम बंगाल तो रहेगा ही, सेकंड ऑप्शन रहेगा आसाम। तो आप सोचेंगे तीस्ता नहीं तो आसाम में है, तो तीस्ता वहीं पे हुआ होगा, लेकिन नहीं, तीस्ता जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल में हुआ है। ठीक है। हाल में ही लासा बुखार का प्रकोप नाइजीरिया में देखा गया है। तो लासा बुखार जो है नाइजीरिया में देखा गया है। कहाँ देखा गया लासा बुखार? लासा बुखार देखा गया आपको नाइजीरिया में देखा गया लासा बुखार। चीन ने क्षुद्र ग्रहों के नमूने लेने के लिए तियानवेन-2 प्रोब मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है। तो कहता है क्षुद्र ग्रहों की नमूने लेने के लिए कहता है तियानवेन-2 जो है प्रोब मिशन कौन लॉन्च किया करेगा? तो चीन लॉन्च करेगा। तो तियान-2 प्रोब मिशन जो है वो कौन लॉन्च करने वाला? चीन लॉन्च करने वाला है। पारंपरिक रूप से निर्मित जहाज INSV कौंडिल्य ने भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। यह प्राचीन सिले हुए जहाज निर्माण पद्धति द्वारा बनाया गया है। तो कह रहा है कि INS जो कौंडिल्य जो है वो बहुत पारंपरिक रूप से बनाया गया है। कैसे गया है? प्राचीन सिले हुए जहाज निर्माण पद्धति के द्वारा बनाया गया है। सिले हुए जहाज पद्धति के द्वारा बनाया गया। किसको बनाया गया? INS कौंडिल्य को, जो कि भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। तो पूछेगा पारंपरिक रूप से निर्मित जहाज कौन सा है जिसको भारतीय सेना में शामिल किया गया है? तो INS उदयगिरी देगा, उदयगिरी दे देगा, फिर दे देगा तमाल दे देगा, INS आगे लगा लीजिएगा। फिर INS आपको एगो दे देगा तो कौंडिल देगा ही देगा, और एक दे देगा कोई और INS, एक और INS के बारे में पढ़े थे ना जी अभी हम लोग, शारदा दे देगा। ठीक है, ऐसे ऑप्शन देगा तो क्या हो जाएगा? INS कौंडिल्य होगा, जो कि पुराना जहाज, नाम से ही देख रहे हो कौटिल्य जो थे उनका नाम था क्या नाम है? कौटिल्य किसको बोलते थे जी? चंद्रगुप्त मौर्य को जो राजा बनाए थे, जो अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है, चाणक्य, उनका नाम भी कौटिल्य था।
तो उन्हीं के नाम पुराना है तो कौंडिल्य रखा गया है। इसरो का 100वां मिशन PSLV-C16 विफल रहा। देखिए, एक तो पहले जानिए कि इसरो का जो 100वां मिशन क्या था, कौन सा प्रक्षेपण था। GSLV-F15 था, इससे लॉन्च किया गया है। GSLV-F15 से लॉन्च किया गया, ये याद रखिएगा। और 101वां मिशन किसके था, PSLV-C61 था, जो कि विफल रहा। यह इसरो की अब तक की तीसरी विफलता रही है। दो 1993 में हुआ PSLV-D1 और दूसरा 2017 में PSLV-C39 है। तो ये अब कहता है कि 101वां मिशन था वो क्या रहा, विफल रहा। PSLV-C61 रहा, जो कि विफल हो गया है। भारतीय सेना ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पंचसूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। अपना पहला FM रेडियो किया है, तो कहाँ किया, भारतीय सेना कहाँ किया जी, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। पिथौरागढ़ जिले में पंचसूल पल्स नाम से अपना FM रेडियो शुरू किया है। तो पंचसूल पल्स कहाँ हुआ जी, उत्तराखंड में हुआ है। ऑप्शन में हिमाचल दे देगा, हिमाचल मत मारिएगा। पंचसूल हिमाचल नहीं मारना है, कहाँ मारना है, उत्तराखंड का पिथौरागढ़ को मारना है। कुछ तो प्रॉब्लम है इसके साथ। आगे देखिए, ICR, ये देखो, ICR द्वारा भारत की जीनोम सर्वाधित चावल की पहली 2 किस्म जारी की गई है। पहला किस्म DRD चावल कमला और पूसा DST राइस 1 किया गया है। तो कहता है ICAR ने भारत की जीनोम संवर्धित चावल की 2 किस्में जारी की गई है। जीनोम संवर्धित चावल की 2 किस्में जारी की गई है। पहला किस्म क्या है, DRR चावल 100 कमला, जिसका नाम है वो पूसा DST राइस 1 नाम है। पूसा DST राइस 1 नाम है। DRR चावल 100 हो गया, ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु AI किरण पहल लॉन्च किया गया है। तो AI किरण पहल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, AI किरण पहल लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, किरण का फुल फॉर्म पढ़िए, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एंड एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग कहता है कि नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एंड एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, ये किरण है। तो किरण किसके लिए किया गया जी, यह किरण किसका नाम है, महिला का नाम है। किरण किसका नाम होता है, किरण होता है महिला का नाम है, तो महिलाओं के लिए किया गया होगा जी। तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किया गया है। और AI किरण किसके लिए किया गया है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। और कहता है किसका, रिसर्च एंड एडवांसमेंट की बात कर रहा है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, किसका, विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा शुरू किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, AI किरण किसके द्वारा किया गया, ऑप्शन में देगा शिक्षा मंत्रालय। आपको लगेगा बच्चों के लिए किरण की बात कर रहा है, तो आप शिक्षा मंत्रालय को टिक कर देगा, जो कि है गलत। समझ गए। मई 2025 में DRDO ने मध्य प्रदेश में श्योपुर परीक्षण स्थल से स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का प्रथम सफल परीक्षण किया है। तो DRDO हर जगह से कर रहा है। DRDO उड़ीसा से भी किया, DRDO आंध्र प्रदेश से भी किया, आप कहाँ से, मध्य प्रदेश से भी किया है। तो मध्य प्रदेश के श्योपुर परीक्षण स्थल से, श्योपुर परीक्षण स्थल से स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। एक मिनट, हेलो, बात कर लेते हैं उनसे एक बार। हाँ, हाँ, ठीक है, तो हम बात करते हैं पापा से। ठीक है। सॉरी।
आगे पढ़ते हैं। हाँ, क्या पढ़ रहे थे? तो कहता है कि डीआरडीओ ने किया है, कहाँ से किया है? मध्य प्रदेश में भी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण किया है, स्ट्रेटोस्फेरिक का किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसरो प्रणोदन परिसर महेंद्रगिरी में अपना सेमी क्रायोजेनिक इंजन का अल्पकालिक तापीय परीक्षण हॉट फायर टेस्ट सफलतापूर्वक किया है। तो कहता है कि इसरो प्रणोदन परिसर कहाँ है? महेंद्रगिरी में। कहाँ है? कहता है इसरो प्रदोलन परिसर कहाँ है? महेंद्रगिरी में है। वहाँ पर सेमी क्रायोजेनिक इंजन का अल्पकालीन तापीय परीक्षण किया गया है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन का अल्पकालीन तापीय परीक्षण किया गया है। कहाँ किया गया है? तो महेंद्रगिरी में किया गया, इसरो ने किया है। ITER नाभिकीय संलयन परियोजना के लिए मुख्य मैग्नेट सिस्टम का निर्माण पूरा कर लिया गया है। यह सिस्टम ITER के टोकामक रिएक्टर के कोर को ऊर्जा देगा। ITER के टोकामक रिएक्टर को कोर को ऊर्जा देगा। भारत ने इस परियोजना के कुछ महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई है, जिनमें क्रायोस्टेट कूलिंग सिस्टम और हीटिंग टेक्नोलॉजी शामिल है। तो कहता है कि जो ITR है, कहता है ITR क्या है? तो ये कहीं ना कहीं है इंटरनेशनल टोकामक एनर्जी रिसर्च में कहता है नाभिकीय संलयन परियोजना। ITR नाभिकीय संलयन परियोजना किसका है? नाभिकीय संलयन परियोजना में कहता है कि मुख्य मैग्नेट सिस्टम का निर्माण पूरा कर लिया है। जो मुख्य मैग्नेट सिस्टम है उसका निर्माण पूरा कर लिया गया है। इस सिस्टम में ITR के टोकामक रिएक्टर के कोर को ऊर्जा देगा। यह जो सिस्टम जो बनाया है मुख्य मैग्नेट सिस्टम, वो ITER के टोकामक रिएक्टर को ऊर्जा देगा। और कहता है भारत ने इसमें महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं में प्रमुख भूमिका निभाई है, जिसमें क्रायो टेस्ट कूलिंग सिस्टम और हीटिंग टेक्नोलॉजी है। क्या क्या है? क्रायो टेस्ट कूलिंग सिस्टम और हीटिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, क्रायो टेस्ट कूलिंग सिस्टम और हीटिंग टेक्नोलॉजी है। गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसका लक्ष्य 2027 तक पहला मानवयुक्त मिशन है। 2027 तक है। यह अंतरिक्ष स्टेशन 2035 और चंद्र मिशन 2040 के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। तो जो कहता है गगनयान है वो मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए रेडी हो रहा है और 2027 तक पहला मानवयुक्त मिशन है, जिसका लक्ष्य क्या है? 2027 तक। कब तक? 2027 तक पहला मानव युक्त मिशन है। यह अंतरिक्ष स्टेशन 2035 अंतरिक्ष स्टेशन बनाना 2035 तक है, और चंद्र मिशन जो है हमारा वो 2040 में है। चंद्र मिशन कब है हमारा? 2040 में। उसके लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। चंद्र मिशन 2040 में उसके लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। आगे देखिए, सर्वम AI ने बुलबुल V2 पेश किया, जो एक उन्नत टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है। यह 11 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है, जो भाषाई पहुंच को बढ़ावा देने के लिए इंडिया AI मिशन के तहत है। भाषाई पहुंच को बढ़ावा देने के लिए है। तो जो कहता है कि बुलबुल V2 जो बनाया गया है, बुलबुल V2, इसका नाम क्या रखा है? बुलबुल V2 जो रखा गया है वो सर्वम AI ने बनाया। किसने बनाया है? सर्वम AI ने बनाया है। और ये कहता है टेक्स्ट टू स्पीच है। क्या है? टेक्स्ट टू स्पीच है। मतलब कि आप इसमें हिंदी में टाइप कर दिए, हिंदी में कुछ टाइप किए, और आप चाहते हो इसको कन्नड़ में बोले, स्पीक करे, मतलब स्पीच दे, तो वो हिंदी में पढ़ेगा और उसको कन्नड़ में बोल देगा। समझ गए? तो बुलबुल V2 पेश किया है। यह कितने भाषा को समर्थन करता है? फिलहाल 11 भाषाओं को समर्थन देता है। अभी वैज्ञानिकों ने एशिया के चावल की 144 किस्मों के जीनोम को प्रमुख भागों को एक साथ मिलाकर चावल का पहला पैन जीनोम तैयार किया है। पैन जीनोम तैयार किया, जिसमें कितना चावल का किस्म है? 144 है। तो कहता है वैज्ञानिक ने एशिया में 144 तरीके जो चावल का किस्म है उसको मिला के पैन जीनोम बनाया है। पैन जीनोम बनाया चावल की किस्मों को मिला के। फेस एज 58,000 चित्रों पर प्रशिक्षित एक AI उपकरण है, जो सेल्फी से जैविक आयु का अनुमान लगाता है, कमजोरी का पता लगाकर कैंसर का निदान में सुधार करता है। तो जो फेस एज क्या है? फेस एज एक बनाया गया है AI प्रशिक्षित AI उपकरण है, AI टेक्नोलॉजी है, जो 58,000 चित्रों को ट्रेन किया गया। कितना चित्र में? 58,000 चित्रों पर प्रशिक्षण किया गया। इसमें ट्रेनिंग दिया 58,000 पे, जो कि सेल्फी से जैविक आयु का पता लगाता है। किसका होता है? फेस एज कहता है जैविक आयु का पता लगाएगा और आपको कैंसर के निदान में सुधार करेगा, आपका दिए कमजोरी का पता लगाकर। भारत की मानवयुक्त पनडुब्बी परियोजना समुद्रयान समुद्रयान का उद्देश्य संसाधन, मानचित्रण, जैव विविधता, रणनीतिक उपस्थिति के लिए 6,000 मीटर गहरे समुद्र में वातावरण का पता लगाना है।
इस मिशन के तहत मत्स्य 6000 नामक स्वदेशी तकनीक से विकसित मानव युक्त पनडुब्बी का उपयोग किया जाएगा, जो 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र का अन्वेषण करेगा। तो क्या कहा जा रहा है कि भारत की पहली मानव युक्त परियोजना जो है वो क्या नाम क्या है, समुद्रयान है। वो रणनीति करेगा, जैव विविधता पता लगाएगा, मानव चित्रण करेगा। ठीक है, 6000 मीटर गहरे समुद्र के वातावरण का पता लगाएगा। कितने मीटर गहरे का? 6000 मीटर गहरे समुद्र का वातावरण का पता लगाएगा। इस मिशन के लिए मत्स्य 6000 नामक स्वदेशी तकनीक है। क्या है? मत्स्य 6000 नामक स्वदेशी तकनीक के साथ मानव युक्त पनडुब्बी का उपयोग किया जाएगा, जो 6000 मीटर गहरे जाएगा। समझ रहे हो? इतना याद रखो, स्वदेशी तकनीक है, उसका नाम क्या है? मत्स्य 6000। ठीक है, और ये 6000 मीटर नीचे जाएगा। कितना मीटर जाएगा? 6000 नीचे जाएगा। बस इतना याद रखिए। एक्जियोम 4 मिशन के तहत इसरो और जैव प्रौद्योगिकी विभाग ISS पर भारत के पहले जैविक प्रयोग करेंगे, जिसमें माइक्रोग्रेविटी में माइक्रोएल्गा और साइनोबैक्टीरिया का अध्ययन किया जाएगा। माइक्रोएल्गा और साइनोबैक्टीरिया का अध्ययन किया जाएगा ताकि लंबी अवधि के मिशनों के लिए अंतरिक्ष में भोजन के रूप में उनका उपयोग मूल्यांकन किया जा सके। तो जो एक्जियोम मिशन जो गया, जिसमें सुधांशु शुक्ला जी गए थे, उसमें क्या कहा, इसरो और जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मिलकर कहता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, जैविक प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें माइक्रोग्रेविटी में माइक्रोएल्गा और साइनोबैक्टीरिया का अध्ययन किया जाएगा। किसको किसको? माइक्रोएल्गा और साइनोबैक्टीरिया का अध्ययन करेगा ताकि वो भोजन के रूप में काम आ सके। नासा के GRAIL ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी क्या है? ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी नासा के ये है ग्रिल मिशन ने स्पष्ट किया कि चंद्रमा के समीपवर्ती और दूरवर्ती भागों में अंतर तापीय भिन्नता, भूपटपटी की मोटाई और प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण है। तो कह रहा है कि नासा ने ग्रिल मिशन जो किया था ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी, इसमें ये बताया नासा ने कि चंद्रमा के समीपवर्ती और दूरवर्ती भागों में जो अंतर है, समीपवर्ती और दूरवर्ती भागों में जो अंतर है वो तापीय भिन्नता, भूपटपटी की मोटाई और प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण है। इस मिशन के अंतर्गत चंद्रमा की आंतरिक संरचना का अध्ययन तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण परिवर्तन को मापकर गुरुत्वीय मानचित्र तैयार करने के लिए भाटा और बहाव ईव एंड फ्लो नामक अंतरिक्ष यानों का उपयोग किया गया है। ये याद रखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या 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 बोल दिया? कहता है इस मिशन के अंतर्गत चंद्रमा की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण परिवर्तन को मापना भी है। माप कर गुरुत्वीय मानचित्र तैयार किया जाएगा। क्या होगा? गुरुत्वीय मानचित्र तैयार करने के लिए भाटा और बहाव ईव और फ्लो नामक 2 अंतरिक्ष यानों का उपयोग किया गया है। भाटा और बहाव ईव एंड फ्लो का किया गया, भाटा और बहाव का किया गया। तो एक तो समझिए कि ग्रिल जो मिशन है, ये ग्रिल मिशन किसका था जी? ग्रिल मिशन था आपका नासा का था। ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी है। ठीक है, ये पता करने के लिए भेजा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अंकिता नामक एक भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा असमिया में समाचार प्रस्तुत करने वाली AI आधारित वर्चुअल न्यूज एंकर को लॉन्च किया है। ठीक है, इसकी प्रस्तुति असम कैबिनेट बैठक को लेकर हुई थी। वर्चुअल न्यूज एंकर अंकिता ने जिन विषयों में प्रस्तुति दी उसमें डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट करना तथा चाय बागान मजदूरों के लिए समय आधारित अनुदान की मंजूरी था। तो इतना याद रखिए कि जो अंकिता नामक जो AI न्यूज एंकर है वो आसाम में लॉन्च किया गया है। ठीक है, वर्चुअल न्यूज एंकर है अंकिता। ठीक है, और ये डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट कर दिया गया। ये याद रखिएगा कि डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया? भूपेन हजारिका का नाम कर दिया गया है। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत प्रारंभ की गई नागरिक केंद्रित पहल आइडियाज़ फॉर लाइफ के अंतर्गत 21 विजेता विचारों की घोषणा किया है। आइडियाज़ फॉर लाइफ मिशन में लाइफ के 7 विषयों को शामिल किया गया है। ठीक है, जिसमें जल बचाए, ऊर्जा बचाए, अपशिष्ट कम करे, कचरा कम करे, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग न करें, दीर्घकालिक खाद्य प्रणालियों को अपनाएं, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। तो बात क्या हो गया? बात ये हुआ कि जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है इसने मिशन लाइफ शुरू किया है।
मिशन लाइफ का मतलब क्या है कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, मतलब ये लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट ये लाइफ है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट ये बनाया गया है। इसमें कहता है कि इसका एक प्रारंभ किया गया था नागरिक केंद्रित पहल आइडियाज़ फॉर लाइफ शुरू किया गया था, जिसमें 21 विजेताओं को घोषणा किया गया है, 21 विजेताओं को घोषणा किया गया है, जिसमें लाइफ के 7 विषयों को शामिल किया। कितने विषय थे इसमें? 7 विषय थे, 7 विषयों को शामिल किया गया था लाइफ स्टाइल वाला में। जल बचाए, ऊर्जा बचाए, अपशिष्ट को कम करे, ई कचरा कम करे, एकल उपयोग के लिए प्लास्टिक का उपयोग न करे, दीर्घकालिक खाद्य प्रणालियों को अपनाए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाए। तो हमारा हो गया ये ख़त्म मई। अब हम लोग को अप्रैल पढ़ना है। 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, फिर अप्रैल का शुरू करेंगे। चलिए अप्रैल शुरू करते हैं अब। भारतीय नौसेना द्वारा कर्नाटक के अपतटीय गश्ती पोत INS सुएना को लॉन्च किया गया है कर्नाटक में। यह पोत इंडियन ओशियन शिप सागर मिशन का हिस्सा है। इतना सारा INS को किया गया है कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। INS शारदा था, INS उदयगिरी है, INS कौडिल्य है, INS सुमेधा है, INS यहाँ पे सुनैना है, फिर INS तमाल है। इतना तो अभी हमको एग्जैक्ट मुंह पे याद आ रहा है, सबके बारे में पता होना चाहिए आपको। हाँ, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे ये बोला गया कि भारतीय नौसेना द्वारा
कर्नाटक में अपतटीय गश्तीपोत INS सुनैना को लॉन्च किया गया है और यह सागर मिशन जो है सागर मिशन का हिस्सा है। पोत इंडियन ओशियन शिप IOS का क्या है, सागर मिशन का हिस्सा है। तो INS सुनैना को कहाँ पे लॉन्च किया गया है जी? लॉन्च किया गया कर्नाटक में भारतीय नौसेना के द्वारा। ये तो पता कि चाहिए भारतीय नौसेना रहेगा, लेकिन किया कहाँ गया है? सुनैना को किया गया है कर्नाटक में। सुनैना को कहाँ किया गया? कर्नाटक में किया गया है सुनैना को। और कहता है कि ये एक सागर मिशन का हिस्सा है। तो इंडियन ओशन शिप जो है, इंडियन ओशन शिप जो है, इंडियन ओशन शिप का जो है ये क्या है, एक सागर मिशन का हिस्सा है। तो पूछेगा यही कि इंडियन ओशन शिप जो सागर मिशन है, इस सागर मिशन का हिस्सा कौन सा पोत है? तो पोत का नाम क्या है? सागर मिशन का INS सुनैना है। स से सागर, स से सुनैना है। आगे देखते हैं। हाल में ही DRDO ने सुखोई 30 MKI विमान से गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है। तो गौरव क्या है? तो ये कहता है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। तो कहता है कि DRDO ने क्या किया है? सुखोई 30 MKI, क्या नाम है? सुखोई 30 MKI से क्या किया है कि गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है। क्या नाम रखा है? गौरव रखा है। तो DRDO ने क्या बनाया कि लॉन्ग रेंज के लिए ग्लाइड बम बनाया है और बम का नाम क्या रखा? गौरव। गौरव ग्लाइड बम है ना, गला से ग्लाइड है, ग से गौरव। तो ग्लाइड बम का नाम क्या रखा? गौरव रखा गया। और परीक्षण किसे किया? सुखोई 30 MKI से। इवोल्यूशन कार्यक्रम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है? देश में इलेक्ट्रिक वाहन घटकों के निर्माण को बढ़ावा देना है। तो इवोल्यूशन करना, इलेक्ट्रिक में इवोल्यूशन करने के लिए ये शुरू किया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माणों में बढ़ावा देना है। तो इवोल्यूशन किसके है? इवोल्यूशन किया गया इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इवोल्यूशन किया गया है। तमिलनाडु के कलपक्कम में देश के पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के प्रोटोटाइप की शुरुआत सितंबर 2026 से हो जाएगी। यह भारत की 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम का दूसरा चरण है। 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम का दूसरा चरण है। तो एक तो याद रखिए कि देश का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ है? तो तमिलनाडु के कलपक्कम में बनाया जा रहा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और इसकी जो प्रोटोटाइप की जो शुरुआत कब होगा? प्रोटोटाइप की शुरुआत हो जाएगा सितंबर 2026 में, मतलब अगले साल 2026 सितंबर में किया जाएगा। और ये 3 चरण वालों चरणीय कार्यक्रम का ये दूसरा चरण होगा। कौन सा चरण होगा? तो ये दूसरा चरण होगा। एक चरण पहले किया जा चुका है टेस्टिंग प्रोटोटाइप का, दूसरा चरण होगा सितंबर में और फिर आगे का और तीसरा चरण किया जाएगा। भारत सरकार ने हरित प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज की शुरुआत किया है। तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की शुरुआत की है। तो कहता है कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की जो शुरुआत किया गया है वो भारत सरकार ने के हरित प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों के लिए शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत की पहली गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की आधारशिला रखा गया है। तो कहा गया है कि जो गैलियम नाइट्राइड आधारित जो सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई है छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया है। तो कहता है कि सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई जो है वो जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में रखा गया है, छत्तीसगढ़ में रखा गया है, वो गैलियम नाइट्राइड है। क्या है? गैलियम नाइट्राइड आधारित है। गैलियम नाइट्राइड आधारित है सेमीकंडक्टर। गैलियम नाइट्राइड आधारित क्या है? सेमीकंडक्टर है। ठीक है। भारतीय नौसेना और न्यूजीलैंड की सेना ने के बीच पैसेक्स युद्धाभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ है। न्यूजीलैंड की सेना है और पैसेक्स है। इसमें भारत की तरफ से स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश ने भाग लिया। देखिए फिर आगे एगो नया नाम तरकश ने भाग लिया है। तो न्यूजीलैंड कहता है कि पैसेक्स युद्धाभ्यास कहाँ हुआ है? तो कहता है कि जो पैसेक्स अभ्यास है वो भारत की सेना है और न्यूजीलैंड के हैं। तो हाँ, पैसेक्स किसके बीच में हुआ है? तो पैसे न्यूजीलैंड खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए। क्या है? लैंड खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो भारतीय सेना और न्यूजीलैंड की सेना ने पैसेक्स युद्धाभ्यास कहाँ किया? अदन की खाड़ी में। कहाँ किया है? अदन की खाड़ी में किया है। अदन की खाड़ी आपको पता है ना कहाँ पे है? अब अदन की खाड़ी आपको बताते हैं, ये है आपका अफ्रीका। यहाँ से ऐसे गए और यहाँ से निकले, ये यहाँ पे गए, ये भारत हो गया। तो यहाँ पे है, ये है अदन की खाड़ी है। समझ गए? ये पॉइंट है, ये है अदन की खाड़ी।
समझ गए, अदन की खाड़ी ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, न्यूजीलैंड और युद्धाभ्यास किया गया, भारत और न्यूजीलैंड मिलकर किया पैसेक्स। दुनिया का पहला 3D मुद्रित रेलवे स्टेशन किसने, जापान ने बनाया, हात्सुशिमा स्टेशन का निर्माण किया, हात्सुशिमा जापान द्वारा किया गया। इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटेड तकनीक का उपयोग करके 6 घंटों में मात्र पूरा गया है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग करके मात्र 6 घंटों में पूरा गया। कब किया, कितने दिनों में, 6 घंटों में पूरा किया गया। जापान में 3D मुद्रित रेलवे स्टेशन किया गया। भारत प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अप्रैल के बीच में अंधता या दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह मनाया जाता है भारत में। तो भारत में कब मनाया जाता है जी, तो कहता है 1 से 7 अप्रैल तक में। कब कहता है, 1 से 7 अप्रैल में दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह मनाया जाता है। कब मनाता है, तो कहता है साल की जो शुरुआत होती है 1 अप्रैल से शुरुआत होता है ना साल, 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक हम लोग दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह मनाते हैं। 3 सेनाओं की महिला जल यात्रा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा मुंबई से 7 अप्रैल को 55 दिवसीय यात्रा रवाना हुआ है। यह INS त्रिवेणी से पूरा किया जाएगा। यह अभियान 4000 समुद्री मील की दूरी तय करेगा। वाह। तो कहता है कि महिला जल यात्रा है, महिला जल यात्रा में तीनों सेना भाग ले रहा है। एक तो महिला जल यात्रा जो किया जा रहा है उसमें तीनों सेना भाग ले रहा है, और वो समुद्र प्रदक्षिणा नाम है। तो समुद्र प्रदक्षिणा जो है, इसका नाम क्या है, समुद्र प्रदक्षिणा जो नाम है, समुद्र प्रदक्षिणा। तो समुद्र प्रदक्षिणा जो है उसमें महिला जल यात्रा शुरू किया गया, जो कहाँ शुरुआत किया गया, मुंबई से शुरू किया गया है। और ये 55 दिन तक चलेगा। कितने दिन तक चलेगा, 55 दिन तक चला जाएगा। और इस पर कौन से पे चलेगा, INS त्रिवेणी पे शुरू किया गया, INS त्रिवेणी पे शुरू किया गया है, ठीक है। तो समुद्र प्रदक्षिणा जो है वो त्रिवेणी पे शुरू किया गया, और 4000 समुद्र मील की दूरी तय करेगा। कितना, 55 दिन में 4000 समुद्री मील, ठीक है। आगे देखिए, भारत 2026 तक आंध्र प्रदेश में रामबिल्ली के पास पूर्वी तट पर परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा को शुरू करने की तैयारी कर रहा है। तो कहता है कि पूर्वी तट पर रामबिल्ली, आंध्र प्रदेश का जो रामबिल्ली है, पूर्वी तट पर परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा शुरू करेगा। कहाँ, कब तक, 2026 तक। 2026 तक क्या शुरू कर लेगा, INS वर्षा, परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा शुरू करने की तैयारी कर रहा है भारत आंध्र प्रदेश में। हमारे सीमा में 5 किलोमीटर घुसने से पूर्व ही हवाई हमलों को विफल करने के लिए DRDO MK2A लेजर हथियार बनाया गया है, जो अपनी 30 किलोवाट की लेजर निर्देशित की ऊर्जा वाली किरणों से दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देगी। तो कह रहा है कि जो अगर मान लिया कि हमारा जो ये ऊपर कश्मीर का जो ये बॉर्डर है, ये कश्मीर का हमारा जो बॉर्डर है, तो कहता है ये बॉर्डर से 5 किलोमीटर पहले ही, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर पहले ही वो हवाई हमला को विफल कर देगा। और DRDO ने बनाया है, इसको नाम क्या है, MK2A लेजर हथियार। क्या नाम है इसका, MK2A लेजर हथियार नाम है। और जो कहता है 30 किलोवाट की लेजर निर्देशित की ऊर्जा वाली किरण है। कितना किलोवाट की होगा, 30 किलोवाट की है। लेजर से ऊर्जा निकालेगा और वो दुश्मनों को जो हवाई हमला कर रहा है उसको नस्तनाबूद कर देगा। डेजर्ट फ्लैग यह बहुराष्ट्रीय है। ये 10 देश शामिल थे। ये 2025 में 10वां संस्करण था। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आयोजित किया गया है। भारत की तरफ से MiG-29 और जगुआर एयरक्राफ्ट शामिल हुआ। तो जो कहता है ये डेजर्ट फ्लैग है, वो हुआ कहाँ है, तो ये हुआ है UAE में हुआ है। कहाँ हुआ है, UAE में डेजर्ट फ्लैग हुआ है। इसमें 10 देश शामिल थे और 10वां संस्करण भी था। डेजर्ट में 10 कहता है कि जो डेजर्ट मतलब क्या समझ रहे हैं, डेजर्ट मतलब बालू। डेजर्ट कहाँ है सबसे ज़्यादा, तो ये UAE में बहुत बालू है, क्या है सब, है ना। तो इसमें कहता है बालू में 10 लोग लड़ रहे थे 10वां संस्करण में, 10 लोग शामिल थे, 10वां संस्करण चल रहा था। भारत की तरफ से MiG-29 और जगुआर एयरक्राफ्ट शामिल हुआ। तो 10 को लड़ने के लिए हम लोग MiG-29 दिए और जगुआर दिए थे लड़ने के लिए। IIT खड़गपुर द्वारा तेल जल पृथक्करण हेतु ऊर्जा कुशल ग्राफीन आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की गया है। इस प्रौद्योगिकी के उपयोग में तेल रिसाव प्रबंधन में मदद होगा। तो कह रहा है IIT खड़गपुर की बात कर रहा है। तो बता, तेल जल पृथक्करण हेतु ऊर्जा कुशल ग्राफीन आधारित प्रौद्योगिकी विकसित किया गया है, जो तेल रिसाव प्रबंधन में मदद करेगा। तो IIT खड़गपुर कहाँ है आपका, पश्चिम बंगाल में है।
पश्चिम बंगाल बॉर्डर पे है। यहाँ पे बहुत सारा शिप आता है, तेल वाला जहाज़ आता है और यहाँ से तेल रिसने लगता है। तो यहीं पे बगल में आईटी खड़गपुर है जी, आईटी खड़गपुर बगल में था, तो वो इस पर काम किया और इस पर काम करके एक प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी विकसित कर लिया है जो कि मदद करेगा तेल रिसाव प्रबंधन में, तेल कम रिसेगा। अप्रैल 2025 में मार्क जुकरबर्ग के नेतृत्व में मेटा ने लामा 4i सूट का अनावरण किया है, जिसमें स्काउट मल्टी मॉडल मानविक एआई सहायक बेहेमोथ शिक्षण मॉडल LLM शामिल है, जो कि चैट जीपीटी, जेमिनी और चीन के डीप सीक के साथ प्रतिस्पर्धा को बढ़ा रहा है। तो कहता है कि मेटा ने लामा 4ai LAMA लामा 4ai जो लॉन्च किया है, वो किसने लॉन्च किया है? लामा 4ai मेटा ने लॉन्च किया है। ठीक है, मेटा ने लॉन्च किया लामा 4ai। ठीक है, ये स्काउट मल्टी मॉडल मावरिक एआई और बेहेमोथ तीनों चीज़ में काम कर रहा है, जो कि सबको ये हो गया। ठीक है, बांग्लादेश आर्टेमिस समझौता का 54वां हस्ताक्षरकर्ता बन गया है, जिसमें शांतिपूर्ण, टिकाऊ, पारदर्शी अंतरिक्ष अन्वेषण और नासा के साथ संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। तो कहता है कि आर्टेमिस समझौता जो है वो उसमें 54वां देश कौन बन गया है? बांग्लादेश बन गया। 54वां देश कौन बन गया है? बांग्लादेश बन गया है, जिससे वो कहता है कि शांतिपूर्ण, टिकाऊ और अंतरिक्ष अन्वेषण करेगा और नासा के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखेगा। नासा के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखेगा। तो ये बांग्लादेश आर्टेमिस समझौता 54वां हस्ताक्षर देश बन गया है। भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा 14 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी सहभागिता रणनीति का पहला संस्करण जारी किया गया। 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस किया जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है। UN ने क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है। आप देखिए क्या बोल दिया कि जो भारत सरकार के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है, पर्सनल प्राइमरी साइंटिफिक एडवाइजर, प्राइमरी प्रधान को, हाँ ठीक है, प्राइमरी साइंटिफिक और एडवाइजर जो हैं उन्होंने 14 अप्रैल को, कब किया गया? 14 अप्रैल को क्या बना दिया है? अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी सहभागिता रणनीति ITES 8 का पहला संस्करण जारी किया गया है और 14 अप्रैल को ही विश्व क्वांटम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तब 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और जो UN है, UN ने 2025 को क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है। UN ने क्या घोषित किया है? क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष 2025 घोषित किया है। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को क्या है? सुधारों का वर्ष। ठीक है, ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड ने 1963 के बाद पहली बार सभी महिला चालक दल के साथ 10 मिनट की उपकक्षीय उड़ान पूरी की, जिसमें कैट पेरी, गेल किंग और अन्य शामिल थे। कैट पेरी सिंगर है, गेल किंग और अन्य शामिल थे। तो कहता है ब्लू ओरिजिन ने क्या किया है? न्यू शेपर्ड से 163 के बाद महिला चालक दल के साथ, सभी महिला चालक दल थे, 10 मिनट की उपकक्षीय उड़ान पूरी की है। 10 मिनट के लिए किया है और इसमें कैट पेरी शामिल थी। जो कैट पेरी जो थी वो ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी के द्वारा न्यू शेपर्ड में की है, 10 मिनट की उपकक्षीय उड़ान पूरा की है। सी डॉक और स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज ने 4 कोर मल्टी कोर फाइबर पर क्वांटम कुंजी वितरण QKD का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह क्वांटम सुरक्षित संचार नेटवर्क की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो क्या बोल रहा है, किसने किसने किया है? तो कहता है एक सी डॉक, किसने? सी डॉक और स्टारलाइट टेक्नोलॉजी, सी डॉक और स्टारलाइट टेक्नोलॉजी ने 4 कोर मल्टी कोर फाइबर पर क्वांटम कुंजी वितरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 4 कोर मल्टी कोर फाइबर क्वांटम कुंजी वितरण पर क्या सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह क्वांटम सुरक्षित संचार नेटवर्क की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, स्टारलाइट टेक्नोलॉजी है, सी डॉक है और ये क्वांटम कुंजी वितरण QKD का परीक्षण किया है। कैम्ब्रिज के वैज्ञानिकों ने JWST के माध्यम से एक्सपो प्लैनेट K2 18b वायुमंडल में डाईमिथाइल सल्फाइड है ना,
डाईमिथाइल सल्फाइड और डाईसल्फाइड का पता लगाया है, जो पृथ्वी पर समुद्र जीवन की याद दिलाने वाली संभावित जैव चिन्ह है, जिससे खगोल जैव अनुसंधान को बढ़ावा मिल रहा है। तो कह रहा है कि कैम्ब्रिज के वैज्ञानिक है, वो कहता है JWST के माध्यम से एक्सपो प्लैनेट K2 के वायुमंडल में, किसमें, एक्सपो प्लैनेट K2 18b के वायुमंडल में डाईमिथाइल सल्फाइड और डाईमिथाइल डाईसल्फाइड का पता लगाया है। तो कह रहा है कि देखो बात ये हो गया कि एक्सपो प्लैनेट K2 18b है। एक एक्सो प्लैनेट क्या है, एक्सो प्लैनेट K2 18b है। एक्सो प्लैनेट क्या है, K2 18b है। इसके वायुमंडल में कैम्ब्रिज वाले वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि यहाँ पे डाईमिथाइल सल्फाइड था और डाईमिथाइल डाईसल्फाइड था, जो पृथ्वी पर समुद्री जीवन की याद दिलाने की संभावित जैव चिन्ह है। तो मतलब ये हो गया कि एक्सपो प्लैनेट K2 18b है, इस पे भी समुद्री जीवन था, और वो समुद्री जीवन था ये पता कैसे लगाया गया कि डाईमिथाइल सल्फाइड और डाईमिथाइल डाईसल्फाइड का पता यहाँ पे लग गया ये एक्सपो प्लैनेट पे, जो कि ये संभावित जैव चिन्ह है याद दिलाने के लिए। ठीक है, तो आपको पता चल गया एक्सपो प्लैनेट K2 18b पर कैम्ब्रिज के वैज्ञानिकों ने डाईमिथाइल सल्फाइड और डाईमिथाइल डाईसल्फाइड का पता लगाया। निसार कहता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। निसार का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, NISAR, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन नासा और इसरो की संयुक्त पृथ्वी अवलोकन है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी की स्थलीय और हिमही सतहों का विस्तार अध्ययन करना है। तो जो निसार क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, वो एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, मतलब पृथ्वी के बारे में पता करना है, और ये कहता है पृथ्वी की स्थलीय और हिमही सतहों का विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है, बीजिंग में पहली मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें 21 ह्यूमनॉइड रोबोट ने मनुष्यों के साथ दौड़ लगाई है, जिसमें शीर्ष रोबोट तियांगोंग अल्ट्रा ने 2 मिनट 40 सेकंड में दौड़ पूरी की है, जिससे रोबोटिक सहनशक्ति और ऊर्जा प्रबंधन की प्रगति का प्रदर्शन हुआ। तो पहला तो हो गया कि मानव रोबोट हाफ मैराथन, पहली मानव रोबोट हाफ मैराथन कहाँ किया गया जी, बीजिंग में। बीजिंग मतलब चीन में किया गया। चीन में मानव के साथ रोबोट को भी दौड़ाया गया हाफ मैराथन में, और ये 2 घंटे 40 मिनट में जो तियांगोंग अल्ट्रा जो था, कौन था, तियांगोंग अल्ट्रा, वो 2 मिनट 40 सेकंड में रोबोट पूरा कर लिया दौड़ को। तो मानव रोबोट हाफ मैराथन कहाँ किया गया, चीन के बीजिंग में। भारत आंध्र प्रदेश के अमरावती में 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव बनाएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव कहाँ बनाया जाएगा, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। क्वांटम नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IBM, TCS और LNT के साथ RTGS द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो कह रहा है कि देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बन रहा है जी, आंध्र प्रदेश के अमरावती में 50 एकड़ में बन रहा है। इसमें कौन है, IBM है, TCS है, LNT है और RTGS है। RTGS ये 4 कंपनी मिलके 50 एकड़ में आंध्र प्रदेश के अमरावती में बना रही है क्वांटम कंप्यूटिंग गांव। अमेरिका में सबसे बुजुर्ग सक्रिय अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट 220 दिन ISS पर रहने के बाद 21 अप्रैल 2025 को सोयूज MS-26 पर सवार होकर वापस लौटे। इस प्रकार अंतरिक्ष पर उनका 590वां दिन था, और उन्होंने नासा के सबसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्री के रूप में अपना कीर्तिमान मजबूत किया है। तो कह रहा है कि अमेरिका के सबसे बुजुर्ग सक्रिय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, जिसका नाम है डॉन पेटिट। क्या नाम है इनका, डॉन पेटिट। डॉन पेटिट क्या है कि 590 दिन तक वो लोग अंतरिक्ष में रहे हैं, और अभी 220 दिन के बाद अभी वापस आए, 590वां दिन था। भारत ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण शुरू किया, जिसका नेतृत्व ब्रिक इनस्ट्रीम और CMC वैल्योर ने किया है, जिसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बेंगलुरु यात्रा के दौरान प्रदर्शित किया गया, जो 2030 तक $300 बिलियन की ओर से बढ़ते हुए जैव प्रौद्योगिकी के विकास को दर्शाता है। तो कहता है भारत क्या है, हीमोफीलिया के लिए मानव जीन थेरेपी लॉन्च किया है, परीक्षण किया है, और जो 2030 तक $300 बिलियन की ओर बढ़ते
जैव प्रौद्योगिकी के विकास को दर्शाता है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बेंगलुरु यात्रा में ये चीज़ को वो देखे हैं और इसका नेतृत्व किसने किया है? ब्रिक्स इनस्टेम और सीएमसी बेंगलोर ने कहता है ब्रिक इंस्टेम और सीएमसी बेंगलोर ने इसका मानव जीन का पहला बनाया है। नासा क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पाथफाइंडर, क्वांटम ग्रेविटी ग्रेवियोमीटर पाथफाइंडर मतलब कहता है QGGPF। नासा का क्या है? कहता है क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पाथफाइंडर विकसित कर रहा है, जो 125 किलोग्राम का सेंसर है, 125 किलोग्राम का, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ढाल को 10 गुना अधिक सटीकता के साथ मैप करेगा, जिसका लक्ष्य दशक के अंत में जलवायु और संसाधन निगरानी के लिए कक्षीय परीक्षण करना है। तो कहता है नासा जो है एक क्या बनाया है? क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पाथफाइंडर ये बनाया है, जो कि 125 किलोग्राम का सेंसर है। कितने किलोग्राम का है? 125 किलोग्राम का सेंसर है, जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण ढाल को 10 गुना अधिक मापेगा। जो गुरुत्वाकर्षण जो ढाल है उसको 10 गुना अधिक सटीक मापेगा। ठीक है। और इसका क्या है? लक्ष्य क्या है? जलवायु और संसाधन निगरानी करना। ठीक है। बुल्स AI आकाशगंगा लीडा 1313422424 बुल्स AI आकाशगंगा जो 551 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। बुल्स AI आकाशगंगा जो कि इतना दूर है, 2.5 लाख प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है। इसमें 9 चमकदार तारा वलय है, जो संभवतः 2 छोटे आकाशगंगा के टकराव से उत्पन्न हुए हैं, जो आकाशगंगा के विकास के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तो जो बुल्स AI जो आकाशगंगा है, बुल्स AI आकाशगंगा है, वो 551 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। कितना है? तो बुल्स AI 551 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, जो कि 2.5 लाख प्रकाश वर्ष तक फैले हुए हैं। तो 551 दूर है और 2.5 लाख प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मापन करता है। ठीक है। जो 9 चमकदार तारा वलय है, इसमें कितना है? 9 चमकदार तारा वलय है इसमें। स्पेस एक्स के फ्रेम 2 मिशन में कैनेडी स्पेस सेंटर में पहला ध्रुवीय मानव मानव अंतरिक्ष उड़ान पूरा किया है, जिसमें फॉल्कन 9 पर सभी सवार नागरिक चालक दलों को 22 प्रयोगों के लिए 90 डिग्री ध्रुवीय कक्षा में भेजा गया, जिसमें एक्सरे इमेजिंग और सूक्ष्म गुरुत्व में फंगल वृद्धि शामिल है। तो कहता है कि स्पेस एक्स जो है वो फ्रेम 2 मिशन किया। क्या किया? फ्रेम 2 मिशन किया। किसने किया? फ्रेम 2 मिशन किया जी, स्पेस एक्स ने किया। ठीक है। अब वो ने कैनेडी स्पेस सेंटर से पहला ध्रुवीय कक्षा मानव अंतरिक्ष उड़ान किया, जिस फॉल्कन 9 पर सवार सभी नागरिक चालक दल को 22 प्रयोगों के लिए, जितने भी फॉल्कन 9 पे जो थे 22 प्रयोगों के लिए 90 डिग्री ध्रुवीय कक्षा में भेजा गया। 90 डिग्री ध्रुवीय कक्षा मतलब यहाँ पे, तो यहाँ तो डायरेक्ट यहाँ पे भेजा गया, यहाँ पे ये स्पेस भेजा गया 90 डिग्री पे, और जिसमें एक्सरे इमेजिंग और सूक्ष्म गुरुत्व में फंगल वृद्धि भी हुआ है। तो कहता है कि फंगल वृद्धि हुआ सूक्ष्म गुरुत्व में। आगे देखते हैं। चलिए आगे क्या देखें। यहाँ पे हो गया हमारा ये ख़त्म, तो ये 2 महीने ख़त्म हो गया। अब मार्च बचा थोड़ा सा, एक पेज में मार्च है, फिर फरवरी है और फिर जनवरी है। जनवरी भी है। ठीक है, कोशिश करें कि अगले दिन इसको कंप्लीट कर लें।